Good morning, students. In our last class, we have studied about the speed and velocity and their types, right? Now, today we are going to discuss the similarities and the differences between speed and velocity. कि speed और velocity में क्या क्या similarities हैं और क्या क्या differences हैं that we are going to see today. Okay? So the first of all, the difference between the speed and velocity is speed is equal to distance upon time while velocity is equal to displacement upon time. ये तो obviously बात है, हम पढ़ चुके हैं. दोनों का जो फॉर्मूला है, एक में डिस्टेंस हम बात करते हैं, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, राइट? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. Okay, now what do we mean by scalar and vector quantities? In the next chapter we will study the vectors in detail, but just for now we have to understand the scalar and vector such that scalar quantities केवल वो quantities होती हैं जिनके complete description के लिए हमको केवल magnitude की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी का मास कितना है, तो मैंने बोल दिया 4 kg, 5 kg, 6 kg, राइट? मतलब मैंने अगर वहां पे मैग्नीट्यूड बता दिया तो काम खत्म हो गया. मतलब मुझे मैग्नीट्यूड बता के उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता लग गई. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जहां पे हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है, राइट? तो जब हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? सो वेलोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब जब भी मैं बात करूंगा वेलोसिटी की तो वहां पे मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है कि बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. जब हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था तब भी हमने ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन बताना इज मस्ट, राइट? आपको डायरेक्शन बताना कंपलसरी है. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो एज वेल. जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या स्पीड जो है वो जीरो भी हो सकती है. पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं बोलूं कि कोई कार है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो स्पीड तो ऑब्वियसली हो गई पॉजिटिव. हम इजीली समझ सकते हैं कि स्पीड जो है वो पॉजिटिव हो रही है, राइट? जीरो का मतलब कोई स्पीड जीरो कब होगी? जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पर है और 1 घंटे बाद भी वो ऑब्जेक्ट ए पर ही है. मतलब उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? जीरो. टाइम कितना लगा उसको? 1 आवर या 60 सेकेंड्स. तो उस केस में जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड. तो इन दिस वे जो स्पीड होती है वो जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, राइट? नाउ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो as well as negative. पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था और अब वो बी पर आ गया है तो मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसके लिए उसको कुछ टाइम भी लगा होगा. तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशो होगा दैट इज पॉजिटिव, राइट? तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव. सिंपल सी चीज है. जीरो कब होगा? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, वो पूरा घूम फिर कर फिर से ए पे आ गया. इसका मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? जीरो. तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? जीरो, राइट? नाउ वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है? वेलोसिटी नेगेटिव तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, राइट? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब? मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज सपोज टू बी नेगेटिव
and that's why the velocity is supposed to be negative. For example, अगर हम किसी हिली रीजन पे हमारी गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन जो गाड़ी है वो नीचे के डायरेक्शन में अपने आप डिस्प्लेस होती है, राइट। तो उस केस में जो गाड़ी की वेलोसिटी है जो कि वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी। सो इन दिस वे the velocity can be positive, negative and zero, while the speed can be positive and zero only. Okay, now what do we there are some of the similarities between the speed and velocity also. और similarities में सबसे पहला है कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0l t इनवर्स और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0l t इनवर्स, राइट। स्पीड की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर अ फ्यू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज now the next topic is velocity time graph. Okay, now what do we mean by velocity time graph? ऑब्वियसली हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जो हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताए, उस ग्राफ को हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। मतलब अगर मैं ये ग्राफ कंसिडर करूं जिसमें कि एक्स एक्सिस पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और y एक्सिस पर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताने वाले इस ग्राफ को हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि टाइम जो है वो सेकंड में है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। सो इन दैट केस अगर पहले सेकंड में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, देन 3 मीटर पर सेकंड, देन 4 मीटर पर सेकंड, देन अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस लाइन को देखकर मैं इजीली समझ सकता हूं that the object is undergoing uniform motion, right? क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल से बढ़ रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक स्ट्रेट लाइन हमको क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, राइट। ऑल्सो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर ये जो x कोऑर्डिनेट है वो हमको टाइम बता रहा है और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हमको वेलोसिटी बता रहा है। और अगर हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता हो तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं इजीली, राइट। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई या फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय जस्ट लुकिंग एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ that we are going to see now. Okay, so for this we have to do a derivation, that is, मान लीजिए हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया सच दैट ये x एक्सिस पर आ गया टाइम और y एक्सिस पर आ गई वेलोसिटी, राइट। नाउ हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस वेलोसिटी से, यहाँ कोई वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। और आफ्टर सम टाइम t2 द ऑब्जेक्ट इज एट हियर, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कोई कुछ पर्टिकुलर और t2 पर भी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी ही है। सो इन दैट केस अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और इन पॉइंट्स को t1 t2 से मिलाएं,
इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x2, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1, या हम इनको ऐसा भी लिख लेते हैं a इज इक्वल टू t1, b इज इक्वल टू t2, a डैश इज इक्वल टू x1, b डैश इज इक्वल टू x2, राइट। सो इस ग्राफ को देखकर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो मैं इस ग्राफ को देखकर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे बता सकता हूं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, सो स्टूडेंट्स वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, सो व्हाट डू वी नो अबाउट द डिस्प्ले, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। सो वी कैन राइट x2 माइनस x1 अपॉन में जो टोटल टाइम है वो टाइम कितना हो गया t2 माइनस t1, और वेलोसिटी के लिए हमने लिख दिया v हियर। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1, राइट। नाउ अगर हम बात करें इस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम ही है, हमने मान लिया कि ये हो गई जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू, है ना। और t2 माइनस t1 इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इस AB की, t2 माइनस t1 इसका मतलब हम बात कर रहे हैं AB की, v के लिए हमने लिख दिया v हियर, और x2 माइनस x1 इसका मतलब हम बात कर रहे हैं a डैश b डैश की, राइट। सो नाउ व्हाट डू वी डू नाउ, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं a डैश इनटू इस t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं ab, राइट। और अगर हम यहां पे देखें तो इस a डैश का मतलब हो गया लेंथ, और इस ab का मतलब हो गया ब्रेड्थ, राइट। और लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मतलब हमको पता है एरिया। तो इन दिस वे बाय लुकिंग एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम पता है तो हम डिस्प्लेस उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी शेप बन रहा है उस शेप का एरिया। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो भी शेप बन रहा है हम उस शेप का सिंपली एरिया निकाल लेंगे, and that area will be equal to the displacement, right. Now we will solve one numerical that is based on finding the displacement by looking at the velocity time graph. Okay, एक numerical solve करते हैं इस question पे based. Now let us suppose that the velocity time graph of an object is shown here, right. एक velocity time, एक object है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ इस तरह से है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे शेप का बेसिकली एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। और जब हम इस पूरे शेप का एरिया निकालेंगे तो हम इजीली देख सकते हैं, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं प्लस इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, और इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का सम इज बेसिकली इक्वल टू अवर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BCG प्लस एरिया ऑफ GBEF। हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया AOB का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया BCG का एरिया, और इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब GBEF का एरिया, उन सब एरियाज को प्लस करके
हमको हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, राइट। हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने लिख दिया हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 इज 3 और हाइट कितनी हो जाएगी 2 प्लस एरिया ऑफ बीसीजी, अगर हम बात करें बीसीजी के एरिया की तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1 और हाइट कितनी हो गई -1, राइट। प्लस एरिया ऑफ जी बी ई एफ, एरिया ऑफ जी बी ई एफ का मतलब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी हो गई 1 इंटू ब्रेड्थ कितनी हो गई 1, सो व्हाट डू वी गेट हियर 1 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां हमारे पास आ गया 3 प्लस हाफ इंटू बेस, ओके। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस 1 एंड फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, ये 2 डिनोमिनेटर में यहाँ हो गया 6 माइनस 1 प्लस 2, 6 7 8 में से 1 गया तो 7/2, so basically 7/2 meter is the resultant displacement here, right? So in this way we can solve the numericals that are based on velocity time graph। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो शेप बन रहा है उस शेप का बेसिकली आपको एरिया निकाल लेना है और वो जो एरिया होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके। Now we will proceed to our next topic and the next topic is position time graph. Now the next topic is position time graph. Position time graph भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। Position time graph is basically the graph between the position and time, right? अगर हम position को x axis पर लें और टाइम को x एक्सिस पर लें और पोजीशन को y एक्सिस पर लें, तो पोजीशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा बेसिकली दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन हम मान लेते हैं, लेट द पोजीशन बी a dash, okay। Now after some time t2 the object's new position will be b dash, और इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब बेसिकली जो चेंज इन पोजीशन होगा वो कितना हो जाएगा a dash b dash, राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया a dash b dash, और इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। So students, we know that by the definition of velocity, velocity is equal to displacement upon में time, right? Obviously बात है, अगर आपको velocity किस पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है तो हम इजीली वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमको पोजीशन पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझते हैं, ओके। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑब्जेक्ट पहले a डैश पे था, अब b डैश पर चला गया है, इसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा b डैश a डैश अपॉन में जो टाइम लगा उसको इस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए दैट इज t2 माइनस t1, राइट। t2 माइनस t1, या इसको ऐसे समझते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ x2 माइनस x1। पहले ये जो ऑब्जेक्ट था वो x2 मतलब x1 पे था और अब x2 पे आ गया है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1 और जो टाइम लगा वो कितना लगा t2 माइनस t1, राइट। अब अगर हम बात करें x2 में से x1 को घटाने की
तो जब x2 में से x1 को हमने माइनस कर दिया तो कितना बच गया हमारे पास, x2 ये पूरा, x1 इतना सा। तो जब इतने पूरे में से ये गया तो हमारे पास क्या बच गया, b डैश c, राइट। और डिनोमिनेटर में अगर हम बात कर रहे हैं t2 माइनस t1 की, तो t2 माइनस t1 को मैं लिख सकता हूं a डैश c, राइट। इसका मतलब b डैश अपॉन a डैश c, मतलब b डैश c मतलब परपेंडिकुलर और a डैश c मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है टेन थीटा, राइट। और टेन थीटा का मतलब बेसिकली स्लोप निकालना। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपको कोई स्लोप दे रखा है तो जब आप उस स्लोप की वैल्यू निकाल लोगे तो बेसिकली दैट स्लोप इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब जब आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे तो इस लाइन का स्लोप ही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ओके, now we will solve one numerical that is based on position time graph. Okay, so students, as you can see in the figure, यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, that is A and B, right? और A की जो पोजीशन है वो इस लाइन से शो हो रही है और B की जो पोजीशन है वो इस वाली लाइन से शो हो रही है। तो हमको A की भी वेलोसिटी बतानी है और B की भी वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A की वेलोसिटी की। तो A की वेलोसिटी बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा इस वाली लाइन का, राइट। तो जब हम इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ A। और हमको पता है हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, हम इसी तरह से स्लोप निकालते हैं। तो y2 का मतलब क्या, 40 माइनस y1 का मतलब 0 डिवाइडेड बाय x2 इज 3 माइनस x1 इज 0। तो यहां से हमारे पास आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ A, राइट। सिमिलरली अगर मुझे इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी एट v इज इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 हियर, y2 इज 25, राइट। एज यू कैन सी 25 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 हियर, 10, राइट। ये वाली जो लाइन है वो 0 से स्टार्ट हो रही थी इसलिए हमने y1 को 0 लिया था। ये वाली लाइन 10 से शुरू हो रही है इसलिए हमको y1 को 10 लेना पड़ेगा, राइट। x2 माइनस x1 की बात करें तो x2 हो जाएगा 5 माइनस x1 की अगर मैं बात करूं तो x1 तो ऑब्वियसली 0 ही है, राइट। Now from here what do we get, 25 minus 10 is 15 by 5 minus 0 is 5, तो 5 3s are 15। तो B की वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड और A की वेलोसिटी हो गई 40/3 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे जस्ट बाय finding out the slope of any line or any curve in velocity position time graph we can easily find out the velocity of an object. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.